बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इर्रेशनल बिलीफ नंबर 8 को स्टडी कर रहे हैं। इर्रेशनल बिलीफ नंबर 8 ये कहता है दैट माय पास्ट रिमेन्स ऑल इम्पॉर्टेंट एंड बिकॉज समथिंग वंस स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड माय लाइफ इट हैज़ टू कीप डिटर्मिनिंग माय फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स टुडे। ये जो इर्रेशनल बिलीफ है ये इस असम्पशन पे कायम होता है कि जो तजुर्बात मेरे पहले एक बार ज़िंदगी में हो चुके हुए हैं, मैं अब वही तजुर्बात होने हैं, यानी वो तजुर्बात आई हैव टू कीप थिंकिंग अबाउट देम, आई हैव टू कीप माई सेल्फ सेफ फ्रॉम। और वो ख़ास तौर पे वो तजुर्बात जो कि नेगेटिव रहे हैं मेरे लिए। अगर मैं इस तरह की चीज़ों के बारे में, मेरे जो तजुर्बात रहे जो नेगेटिव रहे, मैं उनके बारे में ये तसव्वुर करने लग पड़ता हूँ कि एवरी टाइम सच एंड सच थिंग इज़ मटीरियलाइजिंग, इट इज़ गोइंग टू बी एज पेनफुल फॉर मी। इस चीज़ के बारे में भी इसके अंदर एक चीज़ मौजूद है कि इंसान के पास ही हैज़ नो पावर कि मुझे अगर एक बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है तो मैं आई कैन रेज माई लाइफ above that, I can elevate my life above that experience, बल्कि मैं हमेशा अब उससे दुखी रहने लग पड़ूँगा। और मैं एवरी टाइम समथिंग ऑफ द सॉर्ट इज़ अबाउट टू हैपन तो मुझे उसको याद करना चाहिए कि वो एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे अब इस तरह के एक्सपीरियंसेस से बचना चाहिए। ये चाहे कारोबार में हो रहा है, चाहे आपकी ब्याह शादी का मामला है उसमें हो रहा है, कि जिधर एक एक इंसान को एक गलत एक्सपीरियंस हो गया है किसी के साथ कोई बदकिस्मती से, तो वो इसके बारे में जो समझने, वो जो कहा जाता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, अ, उस तरह की चीज़ बन जाती है। ये वाला इर्रेशनल बिलीफ किस तरह के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के नतीजे में पैदा होता है, हम इस पे बात करते हैं जी। सबसे पहली चीज़ जो है दैट इज़ अर्ली ट्रॉमा और एडवर्स एक्सपीरियंसेस। तो जिन बच्चों को अपनी ज़िंदगी के आगाज़ में सीरियस इश्यूज़ या सीरियस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे लॉस ऑफ अ पेरेंट है, अब्यूज़ है, निगलेक्ट है, या विटनेसिंग फैमिली वायलेंस है, इस नौइयत की जो चीज़ें हैं ये कैपेसिटी रखती हैं कि वो इंसान के ऊपर एक एक परमानेंट मार्क छोड़ दें। अनलेस ही इज़ प्रोएक्टिव इनफ, वो इनसे निकल नहीं पाता है फिर वो, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट। नंबर दो, फैमिली की प्री ऑक्यूपेशन विद पास्ट इवेंट्स। अगर जिस माहौल में एक बच्चा ग्रो कर रहा है उसमें बड़े हर वक्त पिछली माजी के वाक़यात और माजी में होने वाली ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से उनको कोई नुकसान पहुंचा है, उनका हर वक्त ज़िक्र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़िक्र कर रहे हैं, तो इससे बच्चे के अंदर भी ये चीज़ पैदा हो जाती है कि जो कुछ हुआ है उसके असरात फिर बहुत देर तक या हमेशा के लिए कायम हो जाती हैं। तीसरी चीज़, फ्रीक्वेंट लेबलिंग बेस्ड ऑन पास्ट मिस्टेक्स। एक बच्चे ने कोई गलती कर दी है, लेट से कोई खाते हुए कुछ गिरा दिया है, तो उसको एक अरसे के बाद तक ये कहा जाता रहे कि तुम तो हो ही क्लमजी। इफ़ ही इज़ मेड माइनर एरर, तो उसको स्टूपिड स्टूपिड करके बुलाया जाए। तो दिस इज़ व्हाट इम्पैक्ट्स हिम, कि मैं जो गलतियाँ कर देता हूँ वो मेरे लिए एक परमानेंट इम्प्रिंट छोड़ देती है मेरी ज़िंदगी के सफ़र पे। इसके नतीजे में वो ये महसूस करने लग पड़ता है कि मेरा जो माजी है, जो मेरे से माजी में गलतियाँ हुई हैं, मैं उनसे अब कभी छुटकारा नहीं पा सकता हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज़ लैक ऑफ इमोशनल प्रोसेसिंग और क्लोजर। इंसान की एक जो ज़रूरत होती है वो ये है कि जिस वक्त कोई वाक़या हो, और ख़ास तौर पे ऐसा वाक़या हो कि जिसको जो उसके लिए इनएक्सप्लिकेबल, उसको समझ नहीं आ रहा। मिसाल मिसाल के तौर पर मेरा एक एक्सीडेंट हो जाता है और मेरी कोई लिम्ब ज़ाया हो जाती है, तो आई वुड लाइक टू मेक सेंस ऑफ दैट इवेंट। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई डिड दिस हैपन। एट अ मेच्योरर एज I can try to find my own sense, I can try to make my own sense of these events. लेकिन अर्लियर एज में जिस वक्त अगर कोई ऐसा सीरियस वाक़या हो जाए कि जिसमें बच्चे को एक मुश्किल आ जाए, तो वो जो फीलिंग है, जो बच्चे को ऐसी मुश्किल आ जाए कि जिसको वो खुद समझ ना सक रहा हो और वो उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए, तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक चीज़ ये पैदा हो सकती है कि ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड, ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू सेटल हिज इमोशंस, अपनी इमोशंस को प्रोसेस करने में उसको मुश्किल हो रही है। इस मामले में जो जो केयर गिवर्स हैं, अगर उनकी तरफ से ये इंडिफरेंस पैदा हो जाए कि अगर बच्चा जो है वो एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरा है, तो उसको हमने, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपना हिसाब कर लेगा। यानी ही हैज़ टू अंडरस्टैंड कि ये जो लॉस उसको हुआ है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये जो फैमिली में गड़बड़ हो रही है, इसमें
उसके अंदर जो फीलिंग ऑफ फियर है वो क्यों है, या फीलिंग ऑफ स्ट्रेस है या डिस्टर्बेंस है, तो वो क्यों है, इसको प्रोसेस करने के हवाले से उसको हेल्प किया जाए। और फिर उसको इस तरह से उसकी उसकी हेल्प की जाए कि उसको एक नौइयत का क्लोजर मिले इस दुनिया में। मैं ये बार बार अर्ज़ करता हूँ कि ये दुनिया जो है ये क्लोजर्स ऑफ़र नहीं करती है। यानी एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इफ सीन स्ट्रिक्टली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस लाइफ, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो आदमी को ये कहने पे मजबूर कर देती है ये सिचुएशन दैट लाइफ डज नॉट मेक सेंस, लाइफ इज़ अनजस्ट। ज़िंदगी जो है उसमें कोई जस्टिस नहीं है, लाइफ इज उसमें कोई सेंस नहीं है, थिंग्स जस्ट हैपन। एंड एक बच्चे को चूंकि वो अभी उस पर्सपेक्टिव से भी नहीं देख पाता है कि जिसमें उसको उस वर्ल्ड व्यू को आप क्रिएट कर दें जो मज़हब के ज़रिए से मिलता है उसे, तो उसको और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसके साथ खड़े होकर उसकी इमोशंस को प्रोसेस करने में उसकी मदद की जाए, और उसको जिस हद तक उसकी एज अभी इजाज़त देती है उस हद तक उसको क्लोजर्स प्रोवाइड किए जाएं बाय ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट हाउ थिंग्स हैपन इन लाइफ। फॉर इंस्टेंस अगर माँ बाप जो हैं वो किसी वजह से सेपरेट हो रहे हैं, तो ये उसको बताया जाए कि इंसान जो है वो कई दफ़ा बड़े अच्छे दोस्त भी जो होते हैं दे कैन नॉट गो अलॉन्ग वेरी फार टुगेदर, और इसमें ज़रूरी नहीं होता कि तुम्हारी गलती हो या तुम्हारा कोई कसूर हो, इट कैन बी बिटवीन द टू ऑफ देम। तो ये एक नौइयत का, यानी जिस हद तक वो समझ सकता है अभी इस एज में, उस नौइयत की उसको सपोर्ट प्रोवाइड की जाए जिसके नतीजे में वो अपनी इमोशंस को भी प्रोसेस कर सके, और जो कुछ हो रहा है उसको एक तरह से सेंसिबल बना सके अपने लिए, और अपने लिए समझने के काबिल बना सके। नेक्स्ट इज़ पेरेंटल फेटलिज्म और होपलेसनेस। अगर पेरेंट्स की तरफ से ये बात आ रही है बार बार कि हमारे कुछ भी कर लेने से कुछ नहीं होगा, वट एवर वी माइट डू, जो कुछ होना है वो बस होना है, जिधर ये बात हो रही है कि चीज़ें बदलती नहीं हैं, चीज़ें ऐसे ही रहनी है, बस जो गड़बड़ है वो इसी तरह चलनी है, जो माजी में हमारा तजर्बा रहा है वही रहना है, अगर बिज़नेस पहले नहीं चला तो अब कौन सा चल पड़ेगा, यानी मैं अगर ये टिकट ले लूँगा तो ये तो लाजमन नहीं निकलेगा। इस नौइयत की जो हमारी गुफ्तगुएँ होती हैं, वो अगर आपके सामने जो बच्चे के सामने जो पेरेंट्स हैं वो इस नौइयत की एटीट्यूड्स को लेके आते हैं, तो बच्चे में भी ये एटीट्यूड्स डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इसी तरह से एक्सेसिव आइडियलाइजेशन ऑफ द पास्ट, यार माजी बहुत अच्छा था, वो घर बहुत अच्छा था, वो लोग बहुत अच्छे थे, मेरा घर बड़ा अच्छा हुआ करता था, ये जो ज़िंदगी है ये अब जिस तरफ जा रही है इट्स ऑल गोइंग डाउन हिल। जब आप ज़िंदगी में जो खुशी है वो अपने माजी में तलाश कर रहे हो कि दोज वर द गुड डेज़, और वो बड़े अच्छे दिन होते थे जब हम इस तरह किया करते थे, और इस तरह एंड आपका जो प्रेजेंट है वो उसके मुकाबले में हमेशा आपकी बातों में, आपकी गुफ्तगुओं में अगर कमतर लग रहा है, तो बच्चा है जो जो आपके ज़ेर साया मौजूद है, उसके अंदर ये चीज़ पैदा हो जा सकती है कि वो उसके लिए आज की थोड़ी बहुत खुशी के लिए भी ये ज़रूरी है कि उसका पास्ट अच्छा हो। जो भी उनकी प्रेजेंट हिस्ट्री, उनकी पास्ट हिस्ट्री रही है, वो उसी के नतीजे में उनकी जो प्रेजेंट है उसने भी डेवलप होना है। नेक्स्ट इज इमोशनल इनवैलिडेशन ऑफ चेंज और ग्रोथ। जिस वक्त आप कॉन्टीन्यूसली बच्चों को उसी तरह से ट्रीट करते रहें जिस तरह से वो थे, और उनकी जो ग्रोथ हो रही है उसको रिकग्नाइज़ ना करें, या उनमें जो कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं उसको रिकग्नाइज़ ना करें, तो इसके नतीजे में भी ये चीज़ पैदा हो सकती है। फॉर इंस्टेंस हम इसको बहुत ज़्यादा करते हैं कि अब तुम बड़े हो गए तुम्हें ये करना चाहिए, लेकिन जो बड़े होने के नतीजे में अगर कोई उसको राइट्स मिलने चाहिए उसको हम देने को आमादा ना हो, तो ये उसकी एक मिसाल हो सकती है वेयर वी आर टोटली इनवैलिडेटिंग हिज राइट्स एंड येट आस्किंग हिम टू स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली एज ए ग्रोन अप। और ये जो इनवैलिडेशन है उसकी इमोशनल इनवैलिडेशन है, ये उसको इस तरफ ले आती है दैट पास्ट में मैं जो कुछ रहा हूँ उसका असर मेरे मेरे ऊपर ज़िंदगी भर रहना है। इस बिलीफ का इम्पैक्ट क्या होता है इंसानों के ऊपर? सबसे पहली चीज़ ये पैदा होती है कि इट प्रमोट्स विक्टिमहुड एंड पावरलेसनेस। हमारे अंदर जिस वक़्त हमें ये पता चल जाता है कि ये माज़ी में हुआ था और इसके असरात जो हैं वो अब बाकी सारी ज़िंदगी तक कायम रहने हैं, तो व्हाटएवर आई माइट डू इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। मैं जो कुछ भी करने की कोशिश कर लूँ, इधर इधर ही रहूँगा मैं, जिधर हूँ। नंबर 2 ये कि लिमिटिंग पर्सनल ग्रोथ। जब इंसान ये महसूस करने लग पड़े कि मेरा माज़ी जो है, वो मेरे मुस्तकबिल को डिफ़ाइन करता है और मैं उसको बदल नहीं सकता हूँ। जो कुछ माज़ी में हो चुका है वही इट इज़ गोइंग टू बी अ कंटीन्यूअस साइकिल कि वो सीधे रिपीट होते रहना है आइंदा भी। तो इसके नतीजे में वो कुछ नया ट्राई करने, अपनी ज़िंदगी में कोई बेहतरी लाने की जो कोशिश है, उसमें वो
आमादा नहीं होता एफ़र्ट करने को, और इसका नतीजा ये निकलता है कि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ जो है, मिसाल के तौर पर, यानी आई हैव ऑलवेज़ बीन अ पर्सन हु प्रोक्रेस्टिनेट्स, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहा हूँ, मैं बचपन से ऐसा ही था। ये जो बहुत ज़्यादा इस तरह की हम बात करते हैं, उसके नतीजे में हम ये समझ रहे होते हैं कि इसके नतीजे में हमारे ऊपर से ज़िम्मेदारी उठ गई है कि हमने अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद कोशिश करनी है और ख़ुद अपने रास्ते ढूँढने हैं। द नेक्स्ट इज़ रीइंफोर्सिंग नेगेटिव पैटर्न्स। ये बात कि अगर एक बच्चा जो है वो माज़ी में उसको अच्छे रिलेशंस नहीं मिले हैं, या उसको उसके केयर गिवर्स जो थे बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं थे, या उसकी इमोशंस जो हैं उनको बहुत ज़्यादा वैलिडेट नहीं किया गया, तो वो उसको मुस्तकबिल में भी, अपने हाल में भी, इस चीज़ में, डीप रिलेशनशिप्स में आने में, लोगों के साथ लोगों को ट्रस्ट करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। और वो ये ख़्याल पैदा हो सकता है उसके अंदर कि मैं जितना ज़्यादा किसी से क्लोज़ होऊंगा उतना ही ज़्यादा वो मुझे हर्ट करेगा, लिहाजा आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। या मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे को बहुत ज़्यादा कंडीशनल पेरेंटिंग का सामना करना पड़ा है, जिसमें कि ही वॉज ऑलवेज लव्ड बिकॉज ऑफ हिज अचीवमेंट्स ओनली, एंड इन हिज आइज ही कुड नॉट गेट द लव ऑफ हिज एल्डर्स, अगर उसने कोई गलत काम कर दिया है, तो इसके नतीजे में भी ये चीज़ पैदा हो जाती है कि दे विल ट्राई टू प्लीज़ अदर्स, जिस इसके नतीजे में, एंड इवन इफ दे थिंक दैट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग इज़ रॉन्ग, तो वो उसके आगे सरनिगू हो जाएंगे कि ये मेरे से कहीं दूर ना हो जाए, मेरे से नाराज़ ना हो जाए। तो उनकी रिलेशनशिप्स जो हैं वो इस माजी के एक्सपीरियंस की वजह से दे कीप देम बाउंड इन देयर बिहेवियर्स, उनके नेगेटिव पैटर्न्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हो पाती हैं। चौथी चीज़ जो है दैट इज़ रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी। आप अगर मानते हैं ये कि जो कुछ माजी में हो चुका है उसी की वजह से जो वो हो रहा है, या जो गलतियाँ माजी में हो चुकी हैं उन्हीं का अब खमियाजा बाकी सारी ज़िंदगी भुगतना है, तो फिर तो असल में आप ज़िम्मेदार नहीं हैं। व्हेन यू कांट चेंज एनीथिंग, व्हेन यू कांट डू एनीथिंग अगेंस्ट व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन, तो इसका मतलब है कि फिर आप यू आर नॉट इवन अकाउंटेबल। तो इंसान इस जगह पे खड़ा हो जाता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो ये भी वही रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी का मतलब भी उधर ही ले जाता है जिसको हमने पहले भी जिक्र किया है, विक्टिमहुड, जिसको हम पावरलेसनेस या विक्टिमहुड की तरफ ले जाता है। और आखिरी चीज़ है इंक्रीज्ड इमोशनल डिस्ट्रेस। यानी अगर मैं माजी में होने वाले वाक़यात के असरात से निकल नहीं सकता हूँ, तो दी ओनली थिंग दैट हैपन्स एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट पावरलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस, वो ये होती है कि मैं एक स्ट्रेस में और एक सैडनेस में और एक नौयत की डिप्रेशन में रहने लग पड़ता हूँ। मैं उससे अपने आप को निकाल नहीं पाता हूँ। ये हमारा irrational belief number 8 था। Next time inshallah we will be taking up the irrational belief number 9.